वेलकम टू केमिस्ट्री मैन बच्चों। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसे कहते हैं मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को पढ़ना ज़रूरी है। वो टर्म्स क्या हैं मैंने वाइट बोर्ड पर लिख दिए, इसको आप नोट कर लें। मैं आपको भी समझा भी देता हूँ इन टर्म्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देख लीजिए, मैंने लिख दिए यहाँ पर, नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, the central part or central point of a sphere of which the spherical or curved mirror is a part। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है? ये कह रहे हैं सेंट्रल पार्ट या सेंटर पॉइंट एक स्फेयर का जहाँ पर हमारा स्फेरिकल और कर्व मिरर अपार्ट होता है, मतलब लगा हुआ होता है। तो अभी मैं आपको डायग्राम भी इसकी बनाकर दिखा दूंगा ताकि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है। दूसरा है हमारे पास पोल। पोल है ऑन अ स्फेरिकल मिरर डेट इज कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स सरफेस। स्फेरिकल मिरर की सरफेस पर, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, जो सेंट्रल पॉइंट होता है कर्व्ड सरफेस का, जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे कहते हैं पोल। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ये सारी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर है हमारे पास थर्ड वन, प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। सीधी सीधी सी ये डेफिनेशंस हैं, बहुत ही आसान डेफिनेशंस हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपको ये डेफिनेशंस और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायग्राम देखें, डायग्राम से खुद डेफिनेशन लिख लें, बहुत ही आसान डेफिनेशंस है। तो आइए मैं अब डायग्राम बनाने लगाऊं ताकि हमें क्लियर हो सके कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस कहते किसे हैं। मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम आगे अपनी डायग्राम बना लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डायग्राम में बना लेता हूँ पहले आपके लिए ताकि आसानी हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहली जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो थी सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या थी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन? सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन थी द सेंट्रल पार्ट और सेंटर पॉइंट ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर इज अ पार्ट। मतलब क्या इस बात का कि सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल पॉइंट जहाँ पर हमारा कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर अपार्ट हुआ है, लगा हुआ है, उस स्फेयर का सेंटर पॉइंट या सेंट्रल, आप उसको जो है पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो देखें, ये एक स्फेयर बना दिया मैंने। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी स्फेयर है। क्या है? इमेजिनरी स्फेयर, मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, अब इस इमेजिनरी स्फेयर का जो सेंटर है, सेंट्रल पॉइंट है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जहाँ पर हमारा एक कर्व्ड मिरर जो है प्लेस हुआ है, अपार्ट हुआ है। और इस पॉइंट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया।
नेक्स्ट था हमारा पोल। क्या था? पोल। तो पोल किसे कहते हैं? पोल कहते हैं ऑन अ स्फेरिकल मिरर दैट इज कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स सरफेस। हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, उसकी जो सरफेस है, द सेंट्रल पॉइंट कर्व सरफेस इज नॉन एज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस। ये देखें, ये जो कर्व सरफेस है ना, इसका जो सेंटर पॉइंट है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल अपोजिट एक तरीके से, ये पॉइंट, इस पॉइंट को पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल। तो यही डेफिनेशन है इसकी, ऑन आ स्फेरिकल मिरर डेट इज कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ कर्व्ड सरफेस इज नॉन एज द पोल, इट इज डिनोटेड बाय पी। तो ये देखें, ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, थर्ड हमारी जो डेफिनेशन थी वो थी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या थी? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस सिंपल सी चीज़ है। प्रिंसिपल एक्सिस है द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अब मैं अपना ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपको प्रिंसिपल एक्सिस अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो लाइन पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम और डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस और फोकस। प्रिंसिपल फोकस और फोकस किसे कहते हैं? डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी हाँ बच्चों, तो प्रिंसिपल फोकस कहते हैं हम दी रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रेज पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, दी रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज और डाइवर्ज टू अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। लिख देता हूँ, दी रेज कमिंग parallel to principal axis after reflection converge or diverge to a point, that point is called principal focus। अब जो रेज आ रही हैं, कोई सी भी रेज हो सकती हैं, रेज आ रही हैं पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब वो इस कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर से जो है टकराएंगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्शन के बाद वो कन्वर्ज या डाइवर्ज हो जाएंगी। अब ये जो कन्वर्जन और डाइवर्जन है, ये आपको पता है कॉनकेव में क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है। ठीक है ना, उसके लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की। अच्छा, तो कन्वर्ज या डाइवर्ज होने के बाद वो एक पॉइंट पर मीट करती हैं। ठीक है, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। किसको? उस पॉइंट को। मैं आपको इस डायग्राम में ही बनाकर दिखा देता हूँ। देखें, एक रे आई पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर जो है मीट कर गए। इस पॉइंट को, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? ये था हमारा
प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी बुनियादी अहम डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस, जिसके बगैर हम अपनी मिरर इक्वेशन को ड्राइव नहीं कर सकते थे। तो अब मैं आपको मिरर इक्वेशन ड्राइव कराने लगा हूँ। मिरर इक्वेशन ड्राइव करने से पहले इन डेफिनेशंस का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डेफिनेशंस हमें मालूम नहीं तो मिरर इक्वेशन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आती है हर साल एग्ज़ाम्स में, और इस साल भी इम्कान है कि मिरर इक्वेशन ड्राइव करने को आ जाए। पिछली बुक में इसकी डेरिवेशन दी हुई थी, इस बुक में इसकी डेरिवेशन नहीं दी हुई, तो मैंने आपके लिए बहुत ही आसान गाइड से जो है ये सॉल्यूशन निकाला है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं अपनी मिरर इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। डायग्राम को समझ लेंगे अगर आप, तो मिरर इक्वेशन चुटकियों में आपसे ड्राइव हो जाएगी। सबसे मेन चीज़ है डायग्राम। तो डायग्राम को चलें समझ लेते हैं। मैं बना भी रहा हूँ और इसको आप समझें कि किस तरह जो है हमारी डायग्राम बन रही है। एक स्फेरिकल मिरर है और ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया अपना। नाउ I placed an object here that is center of curvature C, and I placed my object here that is AB. AB. AB is the object. That is also called height of object. AB is also called height of object. देखें, मैंने कर्व्ड मिरर बनाया, स्फेरिकल मिरर, और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस मिरर के आगे। इस मिरर के सामने मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। उस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ए से बी को ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, जाहिर सी बात है, इतनी सी हाइट है तो उसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह दिया मैंने। अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है, इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकल रही हैं। कितनी रेज निकल रही हैं बच्चों? दो रेज। देखें किस तरह। एक रे तो ये रही, मैंने आपके सामने बनाई। दूसरी रे भी बनाता हूँ, पहले ज़रा इसकी इमेज बना लूँ मैं। देखिए, ये एक रे आई, मिरर से टकराई, और उसने अपनी एक इमेज बना ली ए डैश बी डैश। इस इमेज को मैंने हाइट ऑफ इमेज एच आई भी कह दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है बात। अब सेकंड रे जो है इसकी, वो कुछ इस तरह है। मैं यहाँ से बना रहा हूँ ताकि बआसानी बन सके। ये देखिए, that is its second ray. फर्स्ट वन रे वन और that is रे टू। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है
फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और इसको कहते हैं पी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी इस डायग्राम में। इस पॉइंट को मैंने डी कह दिया, ठीक है। अच्छा, ये थी हमारी डायग्राम फॉर मिरर इक्वेशन। डायग्राम में दोबारा समझा रहा हूँ आपको, गौर से समझ लें। देखें, एक कर्व मिरर है, चाहे आप ये हम मेथड कॉन्वेक्स मिरर पे भी ले सकते हैं, कॉनकेव मिरर पे भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ कॉनकेव मिरर यूज़ किया। कौन सा मिरर यूज़ किया? कॉनकेव मिरर। अच्छा जी, कॉनकेव मिरर के सामने मैंने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया। ऑब्जेक्ट था ए बी। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। इसी को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, जितनी हाइट होगी उतनी लिखेंगे। एच ओ मैंने लिख दिया इसका नाम। दो रेज आई, ए बी से दो रेज आई और रिफ्लेक्ट हुई हमारे मिरर पर। मिरर पे रिफ्लेक्शन के बाद उसने इमेज बना ली, हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। ठीक है, ये देखें, ये हमारी ए डैश बी डैश इमेज बन गई। यही हाइट ऑफ इमेज भी है। क्लियर है? ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहाँ से रे आई और पास हुई। इस पॉइंट को हमने प्रिंसिपल फोकस कहा, अभी आपको सब बताया। ये हमारा पोल है। अच्छा, दूसरी रे जिस जगह से कर्व मिरर पर या स्फेरिकल मिरर पर जो टकराई, उस पॉइंट को मैंने डी कह दिया। क्या सपोज कर लिया? डी सपोज कर लिया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करने लगे। देखें, इसको सॉल्व करने से पहले आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस एंगल से रे आई और टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या था हमारा लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये था कि जिस एंगल से रे आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जिस एंगल से रे टकरा कर जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की ही बुनियाद पर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने लगे। देखें किस तरह। अगर बच्चों आप गौर से देखेंगे ना, तो इस डायग्राम में आपको 4 ट्राइंगल नज़र आएंगे। कितने ट्राइंगल? 4 ट्राइंगल। ठीक है, कैसे कैसे आपको बना के दिखाता हूँ। देखें, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी इमेज है। 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। इसी की बुनियाद पर हम इसको ड्राइव करेंगे। क्या होता है? होता ये है, हमने अभी तो कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है भाई? बार बार एक ही बात तुम दोहरा रहे हो, बताओ भी तो आगे। हो ये रहा है यहाँ पर कि हमारे जो 2 ट्राइंगल्स हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बुनियाद पर ट्राइंगल ए बी पी, देखें ट्राइंगल का जो थर्ड पॉइंट है वो कहाँ मीट कर रहा है? पी पर। दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ये सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी पर। कैसे सिमिलर है अभी बता देते हैं आपको। भाई ट्राइंगल ए बी पी की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा किसके बराबर है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर क्या है? ट्राइंगल ए बी पी में परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है। बेस क्या है? पी से बी तक का फासला। पी से बी तक का फासला। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात?
अच्छा, इसी तरह इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश और पी tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए डैश बी डैश पी में क्या है, ए डैश बी डैश हमारा परपेंडिकुलर है और पी बी डैश हमारा बेस है। पी बी डैश क्या है, हमारा बेस। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये लिखने के बाद एक छोटा सा जुमला आप यहाँ लिखेंगे। वो जुमला क्या है, वो जुमला है ये, देयरफॉर थीटा इज वेरी स्मॉल, that is tan theta approximately equal to theta। ठीक है, approximately equal to theta and according to law of reflection angle of incidence is equals to angle of reflection। तो इस लॉ के हिसाब से भाई थीटा हमारा सो स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो tan थीटा बराबर आ गया थीटा के, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ऐसा कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आ गया, तो ये ए बी अपॉन पी बी बराबर आ गया ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश के। तो अब आपको समझ आया होगा कि ये कैसे एक दूसरे के इक्वल हैं। समझ में आ गई भाई बात, हमने पहले लिख दी थी, ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये सब समझाने का मकसद ये है ताकि आपको क्लियरली बात समझ में आ जाए। नेक्स्ट, ए बी की किसके बराबर है, ए बी बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको बता दिया था, ए बी की जगह क्या आ जाएगा, एच ओ। पी बी अभी हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अच्छा, ए डैश बी डैश किसके बराबर है, हाइट ऑफ इमेज, इसकी जगह ये आ जाएगा। पी बी डैश की जगह एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अच्छा, अब पी बी क्या है और पी बी डैश क्या है, ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला नहीं है, अभी डायग्राम पे गौर करें, डायग्राम पे फोकस करें। डायग्राम अभी बाकी है, डायग्राम क्या है अभी बाकी है। देखें, यहाँ से यहाँ तक का फासला इसको कहेंगे हम P। व्हाट इज P? P फॉर पाकिस्तान, P फॉर प्राइम मिनिस्टर, नहीं, P फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं अब क्या हो रहा है। P से B तक का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट के दरमियान का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा ना भाई। तो P से B तक मैंने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं P से। और पोल से B डैश मतलब इमेज तक का फासला इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। तो इमेज डिस्टेंस को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने Q लिख दिया। तो बच्चों पी बी की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पी बी डैश की जगह क्या आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लें, या सपोज कर लें इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारा काम है ना आगे का, बहुत आसान है। अगर ये आपको तरीके से समझ में आ गया है तो दूसरे वाले में हमें कोई टेंशन बोलो भाई नहीं होगी।
कैसे नहीं होगी देखें। 2 ट्राइंगल तो मैंने आपको दिखा दिए थे, अब 2 ट्राइंगल मज़ीद कहाँ है वो ये देखें। इसी तरह वो कुछ इस तरह है, ABF और यहाँ है PD। इस तरह है, दिख रहा होगा आपको ये AB प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई लाइन P से D तक। ठीक है बच्चों, ये हमारे दूसरे 2 ट्राइंगल हैं, तो इसमें फटाफट हम सॉल्व कर लेंगे। ट्राइंगल ABF सिमिलर टू ट्राइंगल FPD। ठीक है, अच्छा ट्राइंगल ABF क्या कहता है भाई, वही tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AB अपॉन BF, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। BF क्या है बताते हैं आपको। इसी तरह ट्राइंगल FPD tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास PD अपॉन PF। ठीक है बच्चों, अच्छा अब ये देखें जो PD है ना, अगर आप गौर से देखें डायग्राम को, PD दरअसल बराबर है A डैश B डैश के। गौर से देखें, PB बराबर है किसके, A डैश B डैश। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, A डैश B डैश अपॉन PF। A डैश B डैश किसके बराबर था, HI, तो ये आ गया PF। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। फिर से वही सारी बात, that is theta is very small, tan theta is approximately equal to theta and according to law of reflection angle I is equals to angle R। तो ये HO अपॉन BF इज इक्वल्स टू HI अपॉन PF, इसके बराबर आ जाएगी डायरेक्ट। ये सब लिख लीजिएगा आप। अच्छा दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HO अपॉन HI इज इक्वल्स टू BF अपॉन PF। यहाँ तक तो हो गई बात। अब ये BF और PF क्या है, तो ये भी देख लें क्या है। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड pole of the curved mirror is called focal length and it is denoted by small f। ठीक है, ये हमें फोकल लेंथ से डिफरेंट किया जाता है। तो हमारा P से F तक का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ है। क्या है, फोकल लेंथ। HO अपॉन HI इज इक्वल्स टू BF अपॉन F, फोकल लेंथ। अब ये BF क्या है, ये B से F तक का फासला क्या है, इसको क्या कहते हैं भाई। अब तो कुछ बचा ही नहीं, इसको क्या नाम दें, अभी देते हैं इसको क्या नाम। आप मुझे पहले ये बताएं, 3 पॉइंट है A, B और C। टोटल पॉइंट का जो फासला है A से C तक, A से C तक का जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर लेट सपोज, और B से C तक का जो डिस्टेंस है वो है मिसाल के तौर पर 10 मीटर। तो मुझे बताएं कि A से B तक का डिस्टेंस क्या होगा, बताएं कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा भाई जाहिर सी बात है, साफ पता चल रहा है, 20 में से 10 माइनस कर दूंगा तो A से B तक का डिस्टेंस आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 10। मतलब जब आपके पास 3 पॉइंट हो और 2 की वैल्यू नॉन होती है तो आप क्या करते हैं, आप जो है टोटल में से
दरमियान वाले को माइनस कर देते हैं ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट हिस्सा होता है वो आ जाए। जिस तरह ए से सी तक हमारा टोटल डिस्टेंस है 20 मीटर और बी से सी तक का हमारा 10 मीटर, हमें मालूम करना था ए से बी तक। तो मैंने ए से सी वाले को माइनस कर दिया बी से सी, मतलब 20 माइनस 10, तो मेरे पास 10 आ गया। यही ना, मतलब अननोन आपने मालूम कर लिया दो वैल्यूज़ से। तो यहाँ पर भी इसी तरह है, हमें बी से एफ तक का फासला चाहिए जो हमें नहीं पता। देखें हम क्या करेंगे, बी से पी, मतलब पी से बी तक का टोटल फासला क्या है, पी से बी तक का टोटल फासला है हमारा पी, और पी से एफ तक का क्या फासला है एफ। अगर मैं इस टोटल फासले से पी से एफ तक के फासले को माइनस कर दूं, मतलब पी माइनस एफ कर दूं, तो मेरे पास बी एफ की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह यहाँ आई, बिल्कुल आ जाएगी। तो कर देते हैं एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल्स टू पी माइनस एफ अपॉन एफ। इसको आप बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। हमारी मिरर इक्वेशन सॉल्व हो चुकी, ड्राइव हो चुकी। बस अब इसको कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों, देखें एच ओ अपॉन एच आई दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, पी माइनस एफ अपॉन एफ। अब मैं क्या करूँगा, हमारी जो ये इक्वेशन है डिवाइड बाय पी कर दूँगा, डिवाइड पी ऑन बोथ साइड्स, मतलब मैं इस इक्वेशन को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड कर दूँगा। तो पी अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू पी माइनस एफ अपॉन एफ पी। दोनों साइड्स मैंने पी से डिवाइड कर दी, यहाँ से पी से भी कैंसिल, 1 अपॉन क्यू। यहाँ पर मैं एलसीएम अपना ब्रेक कर लूँगा, एफ पी माइनस एफ अपॉन एफ पी। जो जहाँ कट रहा है काट देंगे, पी से पी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, तो 1 अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन पी। ठीक है, ये माइनस का उधर जाके प्लस, तो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। तो ये थी बच्चों मिरर इक्वेशन। क्या थी, मिरर इक्वेशन, जो हमने ड्राइव कर ली। मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो देखें अगर इस मिरर इक्वेशन में अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री होकर आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें, हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।